एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का इंडस कोचिंग क्लासेस में। हम लोगों ने हिंदी स्पेशल क्लासेस शुरू की थी जो आपको हमेशा इंडस कोचिंग क्लासेस के ही यूट्यूब चैनल पर दोपहर में 2 PM से शुरुआत होगी बेटा, और ये क्लास जाएगी कहाँ तक, तो हम लोग कहेंगे 2:50 तक। तो आप अपनी जिंदगी के केवल और केवल 50 मिनट इन्वेस्ट करिए और आप पाओगे कि इतनी सारी भर्तियों के अलावा भी ऐसी कोई भी भर्ती हो जिसमें हिंदी आती है तो हिंदी स्पेशल क्लास में कवर होगी। और हम लोग शुरुआत कर देते हैं उसी दौर के अगली क्लास को। जैसा कि हम इससे पहले 2 क्लासें कर चुके हैं, आपने अगर वो वीडियो या वो क्लास नहीं देखी है तो जाइए पहले यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में उन्हें देखिए और आप पाओगे कि आपने हिंदी के उस कंटेंट और कंसेप्ट को पढ़ा है जो शायद ही इससे पहले आपने पढ़ा हो। जी बिल्कुल। और हम सब जानते हैं, चाहे फिर वो संविदा शिक्षक में वर्ग 1, वर्ग 2 या वर्ग 3 की बात हो, मध्य प्रदेश में एसआई की या यूपी में पुलिस की बात हो, या फिर बात करें मध्य प्रदेश की जेल पुलिस, वन विभाग, या फिर हम एसएससी जीडी, एमपी टेट, यूपी टेट, सी टेट, या फिर किसी भी ऑल वनडे एग्जाम, चाहे फिर वो बीएसएफ ही क्यों ना हो, सीआरपीएफ ही क्यों ना हो, अगर हिंदी आती है तो आप बिंदास तरीके से अगले 2.5 महीने में हमारे साथ जुड़कर अपनी हिंदी को इतना सुपर बना सकते हो कि आप खुद समझ जाओगे क्या है। तो चलिए हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं। आज क्लास नंबर 3 है, पार्ट 3 है। इससे पहले 2 क्लासें हो चुकी हैं। समय ना गवाते हुए सीधे टॉपिक पे आते हैं। जैसा कि हिंदी का पहला टॉपिक हमने शुरुआत की जिसका नाम था हिंदी का विकास या हिंदी का इतिहास। सबसे पहली बात ये थी कि भारत की राजभाषा हिंदी है, हम सब जानते हैं। क्योंकि राजभाषा हिंदी है इसीलिए हिंदी हमारे लिए अति महत्वपूर्ण भाषा बन जाती है। और ये हिंदी भाषा कैसे आई, हिंदी भाषा में क्या है, ये की बात है, ये तो हम पढ़ ही लेंगे, वर्णमाला है, बाकी चीजें हैं। लेकिन हिंदी भाषा कैसे आई, डेवलपमेंट कैसे हुआ, इसका विकास कैसे हुआ, इसकी उत्पत्ति क्या है, हिंदी शब्द का अर्थ क्या है, किस भाषा से आया, क्या क्या हुआ है, ये सारी बातें जानने के लिए एक टॉपिक पढ़ना होगा जिसका नाम है हिंदी भाषा का विकास या इतिहास। ऐसे ही हमने बेटा शुरुआत की तो सबसे पहले हम लोगों ने हिंदी भाषा से पहले भी एक नई कहानी शुरू की। इसका मतलब था भारत में भाषा की शुरुआत। और जब हमने भारत में भाषा की शुरुआत की तो हम सब जानते हैं कि ईसा मसीह के 1500 साल पहले यानी 1500 ईसा पूर्व भारत में मध्य एशिया के आर्यों के द्वारा वैदिक सभ्यता की शुरुआत की गई। और वैदिक सभ्यता के जो वेद लिखे गए वो संस्कृत भाषा में लिखे गए। यही एक कारण है कि हमने भारत की सबसे प्राचीन भाषा ही क्या मानी बेटा, संस्कृत। और बस इसी भाषा से आगे की भाषा का डेवलपमेंट हुआ। इसीलिए भारत में ऐसी भाषा जो संस्कृत से बनी हो उन्हें हम भारतीय आर्य भाषा कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि भारत में वैदिक सभ्यता आर्यों के द्वारा लाई गई। अब देखो वैदिक सभ्यता इतिहास में पढ़ेंगे और इतिहास में बड़ा रुचिकर सब्जेक्ट है जहां पता चलेगा कि वेद शब्द का अर्थ होता है ज्ञान। और वैदिक सभ्यता आर्यों के द्वारा लाई गई जिसका अर्थ होता है उच्च, श्रेष्ठ या महान। तो फिर आगे की बात आगे ही करेंगे, हम टॉपिक से ना भटके। इसीलिए पता चला कि इस संस्कृत भाषा से आगे चलकर एक भाषा बनी जिसका नाम था पाली। और इसी पाली भाषा से एक भाषा बनी जिसका नाम था प्राकृत। और इस प्राकृत भाषा से एक भाषा बनी जिसका नाम क्या था, अपभ्रंश। और इस अपभ्रंश भाषा से भी एक भाषा बनी थी जिसका नाम क्या था, अवहट्ट। आगे बताएंगे बेटा, अवहट्ट नाम की कोई भाषा नहीं है। और अवहट्ट क्या है तो ये हम लोग देखेंगे संक्रमित काल में। अवहट्ट के बाद जो भाषा अस्तित्व में आई उसका नाम था हिंदी। लेकिन आज भी हिंदी शुद्ध नहीं है, इसीलिए हिंदी का जो अशुद्ध या मिश्रित रूप है वो क्या कहलाता है, खड़ी बोली। और हम लोग खड़ी बोली के बाद अन्य बोलियों पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन हम सब जानते हैं कि भाषा का विकास या डेवलपमेंट का जो दौर है वो संस्कृत टू पाली, पाली टू प्राकृत, प्राकृत टू अपभ्रंश, अपभ्रंश से अवहट्ट, अवहट्ट से हिंदी और हिंदी से खड़ी बोली के रास्ते गया है। चूंकि ये बात 1500 ईसा पूर्व की थी और आज हम 2024 साल पर खड़े हैं, तो हम सब जानते हैं कि ईसा मसीह के 1500 साल पहले और ईसा मसीह के जन्म के 2024 साल बाद, तो हमें हिंदी भाषा या अपने देश की भाषा को समझने के लिए कम से कम 3524 साल के इतिहास को जानना पड़ेगा। 3524 साल के इतिहास को समझना पड़ेगा। अगर 3524 साल के इतिहास को जानते हैं, समझते हैं, पहचानते हैं, तो स्वाभाविक बात है हम उस कंटेंट और कंसेप्ट को भी पहचान पाएंगे जिससे हिंदी का निर्माण हुआ। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और साथ में हमने देखा
कि हम हिंदी भाषा को 3 भागों में डिवाइड कर चुके थे। पहला भाग हुआ करता था प्राचीन आर्य भाषा या प्राचीन आर्यों की भाषा। हम सब जानते हैं प्राचीन आर्य भाषा, मध्यकालीन आर्य भाषा और आधुनिक आर्य भाषा। तो आर्य भाषा के 3 भेद पढ़े। प्राचीन वाला पढ़ा दिया था, मध्यकालीन वाले के बारे में बताया, आधुनिक भी बता दिया है। जिनने नहीं देखा है पिछले वीडियो देखिए। इसके बाद आया प्राचीन आर्य भाषा में वैदिक संस्कृत पढ़ाया। सबसे पहले यही आया था। इसमें वेद लिखे गए, पुराण लिखे गए, वेद लिखे गए, पुराण लिखे गए, वेदांग लिखे गए, उपनिषद लिखे गए। वेदों की संख्या कितनी? 4। वेदांगों की संख्या कितनी? 6। पुराणों की संख्या कितनी? 18। और उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो हम लोग कहेंगे सर 108। ठीक है, अब हम लोग बढ़ जाते हैं आगे। जैसे ही हम लोग आगे गए तो फिर लौकिक संस्कृत आई, यानी वैदिक संस्कृत का ही जो विकसित या डेवलपमेंट या सरल भाग हुआ करता था उसी को हमने लौकिक संस्कृत कहा। इसमें महाकाव्य लिखे गए और हम सब जानते हैं भारत के 2 महाकाव्य हैं, एक रामायण और एक महाभारत, जिस पर हम लगभग विस्तृत चर्चा कर चुके हैं जितनी हिंदी में होनी चाहिए। चूंकि ये इतिहास का भी विषय है तो कभी इतिहास पढ़ेंगे तो इत्मीनान से हम इस पे चर्चा करेंगे। आज हम लोग आगे बढ़ जाते और टॉपिक की शुरुआत करते यहाँ से। पिछली क्लास में हमने आपको यही छोड़ा। तो चलो सारे लोग अपनी पेन और पेपर को लेके बैठ जाइए और हेडिंग डालिए मध्यकालीन आर्य भाषा। हम लोग पढ़ेंगे मध्यकाल की आर्य भाषा के बारे में। और हम सब जानते हैं कि भैया 500 ईसा पूर्व से लेकर, यानी ईसा मसीह के जन्म के 500 साल बाद से, 500 ईसा पूर्व जिसे हम बीसी भी बोलते हैं, से लेकर कहाँ तक मध्यकालीन आर्य भाषा को माना जाएगा? तो हम लोग कहेंगे 1000 ईस्वी। सर इसका जन्म तो हुआ, मतलब इसका मतलब तो ये हुआ कि ईसा मसीह के जन्म के 500 साल पहले, तो 500 साल बाद ईसा मसीह का जन्म हुआ और फिर 1000 साल। बिल्कुल। तो मध्यकालीन आर्य भाषा भारतीय इतिहास के 1500 वर्षों का इतिहास है। तो हम लोग पहली बात इसी को लिख देते हैं। सबसे पहली बात लिखेंगे यह 1500 वर्षों 1500 वर्षों का वर्णन है। तो पहली बात तो यह है, अगर हम मध्यकालीन आर्य भाषा की बात कर रहे हैं तो हम 1500 साल की बात कर रहे हैं। और हम सब जानते हैं इसमें कितनी भाषाओं का उदय हुआ या कितनी भाषा देखने को मिली। तो बोल सकते हैं इसमें मूल रूप से 4 प्रकार की भाषाओं को वर्गीकृत किया गया। भाषाओं का वर्णन हुआ। अब ये 4 कौन सी हैं ये हम पिछली में पढ़ चुके हैं, इसीलिए हम सीधे सीधे भाषा पढ़ते हैं। तो चलो सबसे पहली इसमें भाषा बनी जिसका नाम क्या है? पाली भाषा। और पाली भाषा का उद्गम कब होता है? तो ये माना जाता है कि ये मध्यकालीन आर्य भाषा की पहली भाषा है। इसीलिए स्वाभाविक बात है मध्यकालीन आर्य भाषा की पहली है तो ये 500 ईसा पूर्व में आई होगी। बिल्कुल आई है सर। और कब तक रही? तो हम लोग कहेंगे सर 1 ईस्वी, यानी 500 ईसा पूर्व के बाद 1 ईस्वी तक जिस भाषा का अस्तित्व रहा, जिस भाषा का बोलबाला रहा या जिस भाषा का प्रचलन रहा, उसी भाषा को पाली भाषा कहा जाता है। और हम सब जानते हैं कि ये 500 वर्षों का वर्णन है। तो सबसे पहली बात तो ये है पाली भाषा का प्रभुत्व, पाली भाषा का प्रभुत्व 500 वर्षों में रहा, 500 वर्षों तक रहा। अब ऐसा नहीं है कि खत्म हो गया हो, आज भी बुद्ध धर्म में पाली भाषा के अवशेष, पाली भाषा की चीजें देखने को मिलती हैं, लेकिन जो पीक टाइम था वो खत्म हुआ। याद रखेंगे पाली भाषा को ही हम लोग क्या कहते हैं? तो कहेंगे इसे बुद्ध धर्म की भाषा कहा जाता है, धर्म की भाषा कहा जाता है। अब देखो बेटा सीधी बात है, अगर हमने ये लिख दिया है ना कि हम इसे बुद्ध धर्म की भाषा कहते हैं, तो स्वाभाविक बात है कि बुद्ध धर्म में ज्यादातर चीजें किसमें होंगी? पाली भाषा में। और हम सब जानते हैं बुद्ध धर्म का संस्थापक कौन हुआ? तो सिद्धार्थ गौतम बुद्ध जी। इसीलिए फादर ऑफ पाली लैंग्वेज, यानी पाली भाषा का जनक किसे कहा जाता है? तो हम कहेंगे गौतम बुद्ध को। तो बस लिखेंगे इसका जनक गौतम बुद्ध को माना जाता है। गौतम बुद्ध को
माना जाता है। तो पाली भाषा क्या है? तो सबसे पहली बात तो यह है, पाली भाषा का प्रभुत्व 500 साल तक रहा। इसे बुद्ध धर्म की भाषा कहा जाता है। इसका जो जनक है वो हम किसे मानते हैं? तो हम लोग कहेंगे गौतम बुद्ध को। और हम सब जानते हैं कि बुद्ध धर्म में जितने भी साहित्य मिलेंगे वो किसमें मिलेंगे? तो पाली में लिखेंगे। बुद्ध धर्म के साहित्य पाली भाषा में ही वर्गीकृत हैं। पाली भाषा में ही वर्गीकृत हैं। अब देखो बेटा, सबसे खास बात, सर ये वाली बात हमने मान ली कि जो पाली भाषा है वो ये है, पाली भाषा गौतम बुद्ध की है, ये भी मान लिया बुद्ध धर्म से है, ये भी किताबें या बुद्ध धर्म के जो साहित्य हैं वो हैं। लेकिन मैं ये बताओ सर, इससे पहले आपने हमें संस्कृत पढ़ाया तो वह बता दिया भैया उनके तो महाकाव्य बड़ी किताबें लिखी गई और उनका नाम था महाभारत और रामायण। ऐसे ही सर आपने हमें वैदिक संस्कृत पढ़ाया तो वह बताया था वेद लिखे गए, पुराण वेदांग उपनिषद। तो पहली बात तो यह है, पाली भाषा का पहला महाकाव्य या पहली बड़ी किताब क्या है? और बहुत बार ये पूछा जाएगा, तो सबसे पहले लिखिए पाली भाषा का, पाली भाषा का पहला महाकाव्य, पहला महाकाव्य बुद्ध चरितम है, बुद्ध चरितम है। सवाल यह है सर बुद्ध चरितम लिखा किसने है? तो हम लिखेंगे इसे कनिष्क के गुरु, कनिष्क के गुरु अश्वघोष के द्वारा लिखा गया, अश्वघोष के द्वारा लिखा गया, घोष के द्वारा लिखा गया। अब बेटा याद रखेंगे कि केवल बुद्ध चरितम ही पाली भाषा में नहीं, इसके अलावा भी जैसे हम लोग पढ़ेंगे सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। पाली मतलब गौतम बुद्ध के धर्म में है, 3 पिटक है, 3 टोकरी बुद्ध धर्म को मैनेजमेंट किया। आगे हम लोग पढ़ेंगे इसी में सिंह मिलेगा, आगे पढ़ेंगे इसी में अंगूतर निकाय मिलेगा। तो ये जितने भी साहित्य, जितने भी ग्रंथ हैं बुद्ध धर्म के, वो सब पाली भाषा में है। लेकिन पहला जो महाकाव्य है वो बुद्ध चरितम है। बुद्ध चरितम क्या है? गौतम बुद्ध की जीवनी है, जिसे अश्वघोष नाम के राइटर ने लिखा था। और अश्वघोष कुषाण वंश के कनिष्क के गुरु हुआ करते थे। अब देखो, चूंकि हम लोग लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, भाषा पढ़ रहे हैं, इसलिए टॉपिक से भटक नहीं सकते, वरना हम चाहें यहीं से कुषाण वंश की शुरुआत कर दें, कनिष्क को पढ़ा दें, तो हमें तो नहीं लगता भटकाव ज्यादा होगा। इसी चीजों को छोड़ते हैं, नाम का कोई राजा हुआ होगा और आगे हम पढ़ेंगे। तो इसी कनिष्क के शासन काल में जो बुद्ध धर्म होगा तो वो 2 भागों में बट जाएगा, एक हीनयान बनेगा, यह महायान बनेगा, और यहीं से बुद्ध धर्म में मूर्ति पूजा की शुरुआत होगी। सर 2-3 बातें हमें समझ में आई। पाली भाषा का प्रभुत्व 500 साल तक रहा, ठीक है, टाइमिंग भी पता चला, बुद्ध धर्म की है, गौतम बुद्ध को जनक भी मान लिया, पहली किताब अश्वघोष ने भी लिख दी, बाकी किताबें भी जो लिखी गई हैं वो इसी में है। लेकिन पाली भाषा आई कैसे? तो देखो स्वाभाविक बात है, संस्कृत भाषा का ही सरलतम रूप जो बनाया गया वो पाली बनाया गया, यानी पाली संस्कृत भाषा से ही विकसित हुई। चलो ये भी मान लिया सर। हमें बताओ पाली केवल इसी नाम से फेमस है या कुछ और भी है? तो यहाँ नोट डाल के लिखेंगे। अब स्पेशल बातें हम डालेंगे नोट। पहला लिखेंगे पाली भाषा, भाषा का विकास संस्कृत भाषा से ही हुआ, संस्कृत भाषा से ही हुआ है। दूसरी खास बात लिखेंगे पाली भाषा को, पाली भाषा को याद रखेंगे बेटा पहली देश भाषा, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, पहली देश भाषा, या इसे देशज भी कह देते हैं, देश भाषा, या इसी का नाम क्या है? तो हम लोग कहेंगे प्राचीन प्राकृत भाषा, प्राकृत भाषा, या इसी को क्या कहा जाता है? तो हम लोग कहेंगे प्रथम प्राकृत भाषा भी कहा जाता है, प्रथम प्राकृत भाषा भी कहा जाता है। सवाल ये है सर क्यों? तो देखो है ये, हम सब जानते, हमने पिछली क्लास में पढ़ा भी, जब आर्य मध्य एशिया से आए तो सबसे पहले सप्त सैंधव प्रदेश में रहे। इसमें आज भारत का अगर वही हिस्सा हम लोग बात करें तो सप्त सैंधव प्रदेश वाला क्या है? जम्मू द्वीप वाला है। इसीलिए आर्यों के बारे में ये स्पेशल वर्ड लिखा था, आर्यावर्तम भरतखंडम जम्मू द्वीपे।
आर्य जो है वो भारत के जम्मू द्वीप नाम के यानी जम्मू द्वीप नाम का एक हिस्सा है। वो आर्यों का व्रत है, व्रत का मतलब है सर्कल। और हमने ऐसे करके भारत के मैप में समझा भी कि दशहरा का युद्ध कैसे हुआ, नीचे लिखा है इसलिए सही नहीं बनाया है। तो सर हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि जो सबसे पहले आर्यों की भाषा आई होगी जिसका नाम था संस्कृत, वो संस्कृत भाषा इसी इलाके में सबसे पहले रही होगी, ये वाली बात सही है। अब जो संस्कृत भाषा एक स्पेशल इलाके में थी, चूंकि पूरे भारत में तो थी नहीं, इसीलिए संस्कृत भाषा को हमने पहली देश भाषा नहीं कहा। लेकिन जैसे ही ये पाली भाषा आई तो हम सब जानते हैं मगध साम्राज्य गौतम बुद्ध के समकालीन रहा, और गौतम बुद्ध हर्यक वंश के राजा बिम्बसार के समकालीन रहे, जिनने अपने ही राजवैद्य जीवक को उनके उपचार के लिए भेजा था। और गौतम बुद्ध जब आए तो उनने इस भाषा का विस्तार बहुत जगह पर किया। यानी हम ये कह सकते हैं कि वास्तव में पाली भाषा ही वो भाषा थी जो लगभग पूरे देश में फैली। इसीलिए पाली भाषा को लोगों ने पहली देश भाषा कह दिया। दूसरी बात क्या है, प्राकृत भाषा की झलक भी इसमें देखने को मिली। तो प्राकृत से पहले जो आई है इसीलिए प्राचीन प्राकृत, या पहली बेर आई है तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, पहली प्राकृत भाषा कहेंगे। तो केवल चार बात है, पाली भाषा 500 साल में, 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक है। पाली भाषा की सबसे खास बात क्या है, तो हम लोग कहेंगे संस्कृत ही सरलतम भाषा थी, बुद्ध धर्म की है, बुद्ध धर्म के गौतम बुद्ध को जनक माना गया है। पाली भाषा को अश्वघोष ने पहले महाकाव्य को दिया था जिसका नाम था बुद्ध चरितम। पाली भाषा को पहली देश भाषा कहा जाता है, या प्राचीन या पहली प्राकृत भाषा कहा जाता है। चलिए, पाली भाषा से जिस भाषा का उद्गम हुआ या मध्यकालीन आर्य भाषा की जो दूसरी भाषा डेवलपमेंट हुई उसका नाम क्या है, प्राकृत भाषा। और सबसे खास बात यह है प्राकृत भाषा की शुरुआत कब होगी, तो हम लोग कहेंगे सर 1 ईस्वी से। और 1 ईस्वी से ये कहाँ रहेगी, 500 ईस्वी तक। तो स्वाभाविक बात है कि ये भी लगभग 500 वर्षों का ही इतिहास रहा। अब देखो, सही बात तो ये है कि पाली और प्राकृत दोनों लगभग समकालीन भाषा बनी, क्योंकि गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी दोनों लगभग समकालीन थे। चूंकि फिर भी टाइमिंग को अलग अलग तो दर्शाना ही पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि भैया जो प्राकृत भाषा उसमें ग्रंथ लेट लिखे गए, और जब उसमें ग्रंथ लेट लिखे गए तो हमने प्राकृत भाषा की टाइमिंग बाद में बनाई और पाली की पहले। तुम लोग ये कंफ्यूज मत, और महावीर स्वामी तो समकालीन थे, जैन धर्म तो पहले आया था, महावीर स्वामी से पहले 23 तीर्थंकर हुए, तो वो ऐतिहासिक बातें हैं। ठीक है, तो सबसे पहली प्राकृत भाषा तो हम लोग कहेंगे यह पाली भाषा से ही विकसित मानी जाती है, विकसित मानी जाती है। अच्छा, इसका प्रभुत्व कितना रहा, कहेंगे सर इसका प्रभुत्व 500 वर्षों का रहा, वर्षों का रहा। अब देखो है क्या है, पाली पूरे देश में फैल गई, और ये देश में नहीं, देश के गांव गांव में फैल गई। देश के कहां फैल गई बेटा, तो हम लोग कहेंगे सर देश के गांव गांव में फैली। इसलिए प्राकृत भाषा को हम लोग पहली गांव भाषा भी कहते हैं। तो कहेंगे इसे प्रथम प्रथम गांव भाषा कहा जाता है, भाषा कहा जाता है। अब देखो, गांव के भी लोग जिस भाषा को बोल रहे हैं वो भाषा तो सरल ही है, इसलिए इसे गांव के लोग उपयोग भी करते थे। तो इसी का हमने एक और नाम लिखा, पहली गांव भाषा कहा जाता है। और और इसी को आम जन की भाषा कहा जाता है, आम जन की भाषा कहा जाता है। जैसे बेटा हमारे अगर हम मूल भाषाओं की बात करें तो इंग्लिश और हिंदी है। सही बात तो यह है, इंग्लिश हमारे पूरे देश में है, लेकिन गांव में होए ये वाली बात जरूरी नहीं है कि भैया को वो आदमी जाए डिटो इंग्लिश बात करे, और गांव में हो सकता है किसी गांव में तो एक भी बंदा ऐसा ना निकले बोल ले। लेकिन हाँ, हमारे उत्तर भारत के राज्यों में अगर हम किसी भी गांव में जाएंगे तो हमें हिंदी जरूर मिलेगी। इसका मतलब तो यही हुआ कि हिंदी पहली गांव भाषा बन गई, और अंग्रेजी को हम बोल सकते हैं बेटा क्या, देश भाषा। ठीक है, अच्छा ये बताओ, ये पहली गांव भाषा है, आमजन की भाषा है। प्राकृत भाषा रियल में कौन सी, दूसरी प्राकृत, क्योंकि पहली प्राकृत तो पाली को बना चुके हैं ना। तो लिखेंगे इसी को द्वितीय प्राकृत भाषा कहा जाता है, प्राकृत
भाषा कहा जाता है। देखो बेटा ध्यान से, सर सबसे पहली बात पाली से बनी, 500 साल का है, गांव भाषा है, आमजन की भाषा है, द्वितीय प्राकृत भाषा है, मान लिया। लेकिन हमें जो बताओ जामे सर कौन सी किताब लिखी गई और कैसे शुरुआत हुई और जनक कौन है? तो देखो ध्यान से, सबसे पहली बात यह है, लिखेंगे इसे जैन धर्म की भाषा कहते हैं। तो ये माना गया ये जैन धर्म में थी, जैन धर्म की भाषा कहा जाता है। और जैन धर्म के लगभग सभी ग्रंथ और जैन धर्म के लगभग सभी ग्रंथ इसी भाषा में है। चलो सर मान लिया भाषा में है, बहुत सारे ग्रंथ हैं, हम भगवती सूक्त के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा ये बताओ सर पहला महाकाव्य, देखो हमने कल भी बताया था काव्य का मतलब है कहानी और महा का मतलब होता है तुम्हारी भाषा में बड़ा। तो जो एक ही व्यक्ति, एक ही परिवार या एक ही वंश पे बड़ी लिखी गई कहानी है वो महाकाव्य है। जैसे गौतम बुद्ध पे लिखा गया बुद्ध चरितम महाकाव्य है, भगवान राम पे लिखा गया रामचरितमानस या रामायण क्या है, महाकाव्य है। ऐसे ही बेटा पृथ्वीराज पर लिखा गया पृथ्वीरासों को भी हम महाकाव्य बोल सकते हैं। ऐसे ही बेटा महाभारत भी एक ही वंश का था इसीलिए तो महाकाव्य बोला, कंफ्यूज मत होना, क्योंकि हम सब जानते दो भाई हुआ करते थे धृतराष्ट्र और पांडु, और वो थे तो एक ही पिता की संतान, तो स्वाभाविक बात है एक ही वंश की कहानी है। तो ऐसे ही बेटा क्या हुआ, तो हम लोग कहेंगे लिखेंगे इस ऐसे लिखेंगे प्राकृत का पहला महाकाव्य, प्राकृत भाषा का पहला महाकाव्य कौन सा है? तो हम लोग कहेंगे सर पहला महाकाव्य कल्पसूत्र है। एक कल्पसूत्र नाम की पुस्तक लिखी गई है, कल्पसूत्र है, जिसे भद्रबाहु के द्वारा रचित किया गया है। तो आगे हम लोग कहेंगे चंद्रगुप्त मौर्य, जो सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य हुए भारत के सबसे महानतम राजाओं में, उन्हीं चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु हुआ करते थे भद्रबाहु, और भद्रबाहु ने ही आगे चलकर जब श्रवण बेलगोला में आराम किया या वहां पर जब रहे तो वहां पर कल्पसूत्र नाम के ग्रंथ की रचना की, और ये कल्पसूत्र क्या है? तो हम लोग कहेंगे प्राकृत भाषा का पहला महाकाव्य है। अब प्राकृत भाषा में नोट डाल के लिखेंगे एक महान राइटर और आए, और उन राइटर का नाम था हेमचंद्र। क्या नाम था बेटा? हेमचंद्र। और हेमचंद्र ने क्या किया, प्राकृत भाषा का व्याकरण लिख दिया। और हमारे यहाँ जो बेटा व्याकरण लिखते हैं उसे हम लोग कहते हैं वैयाकरण। लेकिन इससे पहले भारत में व्याकरण लिखा था किसके द्वारा? पाणिनि जी के द्वारा। और पाणिनि जी ने किसमें लिखा? संस्कृत भाषा में। तो इतिहास में पहली बार व्याकरण है। आज व्याकरण लिख रहे हैं हेमचंद्र, लेकिन काय को लिख रहे हैं बेटा? प्राकृत भाषा का। तो हम हेमचंद्र जी को प्राकृत भाषा का पाणिनि कह देते। तो लिखेंगे हेमचंद्र ने या हेमचंद्र जी ने प्राकृत भाषा का व्याकरण लिखा और इन्हें प्राकृत का पाणिनि कहा जाता है। चाहो तो एक काम करते थोड़ा पाणिनि के बारे में लिख लेते हैं, तो ये यहाँ तक हो गया, स्क्रीनशॉट वगैरह जो लेनी है वो ले लो आगे। तो तुम लोग एक काम करोगे बेटा, हेडिंग डाल लोगे पाणिनि। आज पाणिनि की बात थोड़ी सी कर लेते हैं, ठीक है? पाणिनि, सबसे पहली बात पाणिनि लगभग कब के समकालीन है? तो हम लोग कहेंगे सर ये 540 ईसा पूर्व, सॉरी हाँ 540 ईसा पूर्व में इनका जन्म होता है। 460 ईसा पूर्व में इनका इंतकाल हो जाता है। 460 ईसा पूर्व, यानी ये ईसा मसीह के जन्म के 540 साल पहले जन्म लेते हैं, और ईसा मसीह के जन्म में जब रह जाते 460 साल तो इनका इंतकाल हो जाता है। टाइम मैनेजमेंट पहले वीडियो में सिखाया था। तो अगर 40 साल जिए, 40 से 80 वर्ष की अवस्था रही।
अब पाणिनि है कौन, थोड़ा समझो। तो लिखेंगे संस्कृत के महान ज्ञाता। ये कौन है, तो हम लिखेंगे इन्हें संस्कृत का महान ज्ञाता माना जाता है। पहली बात तो यह है, ने संस्कृत का क्या कहते हैं सर, महान ज्ञाता। इनने क्या किया, तो लिखेंगे इन्होंने संस्कृत का व्याकरण लिखा, करण लिखा, इसलिए इन्हें व्याकरण का जनक या व्याकरणाचार्य भी कहा जाता है। ठीक है सर। अच्छा, किताब कौन सी लिखी, तो लिखेंगे इन्होंने अष्टाध्यायी नाम की किताब लिखी, अष्टाध्यायी नामक संस्कृत की पुस्तक लिखी। उसी में तो व्याकरण है, पुस्तक लिखी, पुस्तक लिखी। अच्छा, सबसे खास बात क्या है, किताब को नाम है अष्टाध्यायी, तो इसमें कितने अध्याय थे लिखी, तो हम लोग कहेंगे सर इसमें 8 अध्याय थे। 8 क्या थे, तो हम लोग कहेंगे सर अध्याय थे। और इनके में बेटा जो 8 अध्याय, तो स्वाभाविक बात है कि इसमें कुछ भाग भी होंगे, अध्याय थे, तथा प्रत्येक अध्याय में 4 भाग हुआ करते थे। तो अगर हम इनकी पुस्तक की बात करें तो हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि अष्टाध्यायी पुस्तक क्या है, तो देखो क्या है, तो हम लोग कहेंगे, अगर हम सर बात करें अष्टाध्यायी नाम की पुस्तक, अध्यायी सर, जो अष्टाध्यायी नाम की पुस्तक है उसमें क्या है, अध्याय। तो अध्याय कितने हैं, 8। अगर बेटा हम बात करें भाग, तो भाग कितने हैं, 4। और टोटल हिस्से कितने बने, तो हम लोग कहेंगे हिस्से बनेंगे 8 चौके 32। ठीक है। अच्छा, श्लोक कितने हैं, कभी पूछ ले तो याद रखेंगे 4000। अब एक बात और फिर हम दोबारा समझाते, जैसे बेटा दोबारा सुनो, कुछ नहीं है, हम प्राकृत भाषा पढ़ रहे। प्राकृत भाषा की कहानी ये, इतिहास जब खगोला गया तो पता चला इतिहास में पहली बार किसी लैंग्वेज के रूल और नियम लिखने वाला जो व्यक्ति है वो है पाणिनि। पाणिनि ने रूल लिखे थे संस्कृत भाषा के, इसीलिए उन्हें संस्कृत का व्याकरणाचार्य या व्याकरण का जनक कहा जाता है। पाणिनि के द्वारा अष्टाध्यायी नाम की किताब लिखी गई, जिसमें 8 अध्याय, 4 भाग। तो भाग एक अध्याय में 4 थे, इसलिए सॉरी, एक अध्याय में 4 थे, तो हम टोटल भाग या हिस्से कितने बोलेंगे, तो हम लोग कहेंगे टोटल भाग या हिस्से कितने हुए, तो हम लोग कह देंगे सर, तो वो 32 हुए। और श्लोक कितने हैं, 4000। अब इसी आधार पर क्या किया, व्याकरण प्राकृत भाषा का लिखा गया। किसने लिखा, हेमचंद्र ने। तो हेमचंद्र भी क्या हो गए, तो हम लोग कहेंगे प्राकृत भाषा के पाणिनि या प्राकृत भाषा के व्याकरणाचार्य हुए। अब देखो है क्या बेटा, मान लो एक व्यक्ति है, वो चाहे पशु का इलाज करे चाहे मानव, उसका एक कॉमन नाम होगा, वो है डॉक्टर। वैसे बेटा पढ़ा रहे हैं, अब हम चाहे हिंदी पढ़ाएं, इंग्लिश पढ़ाएं, संस्कृत पढ़ाएं, कछु पढ़ाएंगे, लेकिन हमको है सर टीचर हैं। ठीक है। ऐसे ही बेटा देश की रक्षा कर रहा है वो कौन है, फौजी है। केस लड़ रहा है वो कौन है, वकील है। तो कुल मिलाकर ये है कि हर तरीके के काम करने वाले व्यक्ति को हम लोग एक कॉमन नाम देते हैं। और इसमें क्या है, तो ऐसे व्यक्ति जो व्याकरण लिखें उनको वैयाकरण कहा जाता है। ये एमपी 2017 एसआई का सवाल था। ठीक है। तो नोट डाल के लिखेंगे, अलग से लिखेंगे, व्याकरण के लेखक को वैयाकरण कहा जाता है, वैयाकरण कहा जाता है। तो हम ऐसे पूछ ले बेटा, भारत के पहले वैयाकरण पाणिनि, और संस्कृत के पहले वैयाकरण कौन है, तो हम कहेंगे हेमचंद्र जी। अब बेटा पाली हो गई, प्राकृत हो गई, अपभ्रंश। लेकिन हम अपभ्रंश भाषा पढ़ाने से पहले कुछ कॉमन बात और कर लें, फिर आगे चलो, फिर उसके बाद बात करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद बात करते हैं। तो देखो सबसे पहली बात क्या, तो हम लोग कहेंगे सर प्राकृत भाषा की अवस्थाएं, यहां से कंफ्यूजन खत्म होगा बेटा। प्राकृत भाषा की अवस्थाएं,
सॉरी प्राकृत भाषा की अवस्थाएं। और प्राकृत भाषा की पता है कितनी अवस्थाएं? तो हम लोग कहेंगे सर 3। कितनी अवस्थाएं बेटा? तो हम लोग कहेंगे सर 3। और पहली को बोलते हैं बेटा प्रथम प्राकृत भाषा। अब बेटा देखो, जो प्रथम प्राकृत भाषा है वही प्राचीन होगी, तो प्राचीन भी बोल सकते हैं, तो उसे बोला जाता है पाली भाषा को। तो अगर पूछ लेना पहली प्राकृत भाषा या प्राचीन प्राकृत भाषा कौन है, तो हम लोग कहेंगे सर पाली। नंबर 2 पे क्या आएगी बेटा? हम कहेंगे द्वितीय प्राकृत भाषा। अब द्वितीय प्राकृत भाषा बोल दें, लेकिन 3 ही हिस्से हैं, तो हम इसी को एक नाम देते हैं मध्य प्राकृत भाषा। और जो बेटा मध्य प्राकृत भाषा है वो रियल में प्राकृत भाषा है। तो याद रखेंगे प्राकृत भाषा द्वितीय प्राकृत भाषा है, इसका पहला फेज तो पाली था। ऐसे ही बेटा आती है कौन सी? तीसरी तृतीय प्राकृत भाषा। और याद रखेंगे तृतीय जो प्राकृत भाषा है वो है अपभ्रंश। तो हम जिस भाषा की शुरुआत कर रहे हैं उसमें ये वाली बात भी आपको याद रखना होगा कि इसके अलग अलग फेज के आधार पर अलग अलग बातों में इसे बांटा गया है। तो अगर कभी पूछे पहली प्राकृत भाषा तो पाली, द्वितीय प्राकृत भाषा तो क्या है, और तृतीय प्राकृत भाषा तो क्या है, हमें लग रहा है हमें इतनी बातें तो पता होनी चाहिए। ठीक है, तो अब हम बढ़ जाते हैं आगे और अपनी क्लास की कहानी को आगे ले जाते हैं। ठीक, तो देखो हमें ये वाली बात समझ में आनी चाहिए बेटा। हम बात कर चुके हैं सर मध्यकालीन में पहली भाषा पाली आई। पाली भाषा बुद्ध धर्म की थी, गौतम बुद्ध जनक माना गया। बुद्ध धर्म के लगभग ग्रंथ पाली भाषा में है। बुद्ध धर्म में सबसे बड़ा या पहला महाकाव्य लिखा गया अश्वघोष के द्वारा बुद्धचरितम, उसे पाली भाषा का पहला महाकाव्य कहा गया। सर और बात करें तो पाली भाषा पहली बार पूरे भारत में लगभग फैली, इसीलिए हम इसे पहली देश भाषा भी कहते हैं। लेकिन इसी पाली भाषा का पहला रूप प्राकृत भाषा है। प्राकृत भाषा जब आई तो 500 साल तो रही, पाली से विकसित भी मानी गई, लेकिन ये पाली के समकालीन ही हुआ करती थी। सबसे खास बात ये था जैन धर्म की थी, तो महावीर स्वामी को जनक। अगर यहाँ कहीं हमने जनक नहीं लिख पाया हो तो तुम लोग लिख लोगे जनक कौन है, तो हम कहेंगे महावीर स्वामी। महावीर स्वामी मान लेते हैं क्योंकि इन्हें रियल फाउंडर ऑफ जैन धर्म के लिए माना जाता है। सबसे पहली बात यह है सर महाकाव्य लिखा गया वो भद्रबाहु ने। कल्पसूत्र लिखा जो जैन धर्म की सबसे पवित्र पुस्तक है। हेमचंद्र जी ने व्याकरण लिखा, तो हमने इन्हीं का नाम क्या रख दिया, तो हम लोग कहेंगे सर इन्हीं को कह दिया है क्या, तो हम लोग कहेंगे सर व्याकरणाचार्य, या हम लोग कहेंगे पाणिनि। पाणिनि कौन थे? संस्कृत के महान ज्ञाता हुआ करते थे। संस्कृत का व्याकरण लिखा, अष्टाध्यायी नाम की किताब लिखी। इन्हें व्याकरणाचार्य भी कहा जाता है। अष्टाध्यायी नाम की किताब में 8 अध्याय, एक अध्याय के 4 हिस्से या 4 भाग हुआ करते थे। 8 चौके 32, तो 32 भाग बने। श्लोकों की लगभग संख्या 4000 है। नोट याद रखेंगे व्याकरणाचार्य क्या है, तो हम कहेंगे उसी को वैयाकरण कहते हैं। अगली भाषा आती है जिसका नाम है प्राकृत। लेकिन प्राकृत भाषा की 3 अवस्थाएं हम लोगों ने पढ़ी थी। पहली प्राकृत भाषा पाली, दूसरी वाली प्राकृत भाषा, तीसरी वाली है अपभ्रंश। अब हम अपभ्रंश भाषा की बात कहते हैं और वास्तव में हम लोग देखेंगे तो अपभ्रंश भ्रंश है ही नहीं, वो वास्तव में किसी भाषा का बिगड़ा रूप है। तो खैर हम अभी आगे पढ़ेंगे, लेकिन पहले अपभ्रंश भाषा की टाइमिंग तो देखो इससे सीखो। सर ये खत्म कब हुई? 500 में। तो शुरू कब होगी बेटा? तो हम लोग कह देंगे ये 500 में खत्म हुई है, तो 500। तो सर इसकी शुरुआत होती है 500 ईसा पूर्व और कहाँ तक? 1000 ईसा पूर्व। अब कुछ लोग ऐसे भी कंफ्यूज हो सकते हैं, सर कल जब आपने टेबल बनवाई तब तो उसमें ये कहा था कि भैया मध्यकालीन आर्य भाषा 1000 में खत्म होंगी, आधुनिक शुरू होंगी। तो मध्यकाल में सर आपने 4 कहा था, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और अभट्ट। तो जब पाली यहीं तक आई तो अभट्ट कब आएगी? तो हम बाद में देखेंगे। तो वास्तव में भाषा थी ही नहीं, एक संक्रमित काल था। और अभट्ट की टाइम पीरियड पर हम कल चर्चा करेंगे। 900 ईस्वी से लेकर 1100 रहेगा। कुछ नहीं है बेटा, अपभ्रंश भाषा का गणना और हिंदी भाषा के बनने के बीच का जो टाइम है उसी को अभट्ट कहा जाएगा, क्योंकि अपभ्रंश भाषा की ही सौर सैनी शाखा से हिंदी भाषा का निर्माण हो जाएगा। तो हम मिलते हैं अगली क्लास में, क्योंकि अपभ्रंश भाषा थोड़ी बड़ी है, अब उससे हिंदी का निर्माण होना और हिंदी तो पढ़ेंगे ही। बस अनुमान लगाओ अगर हिंदी से पहले हमने इतना पढ़ा है तो हिंदी को कितना पढ़ेंगे। एक बात याद रखना, सरल और कम पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता। इसलिए अगर लड़ाई लड़ रहे हो तो पूरी तैयारी से, अन्यथा तैयारी बंद करो, गैप करना मत। जिसने पुरानी क्लास नहीं है देखी है वो देखे।
और रिवीजन बहुत जरूरी है, इसीलिए क्लास 2 बजे शुरू होती है, आप 1:50 पे आओ, अपनी कॉपी खोलो, रिवीजन करो, फिर पढ़ो। आप पाओगे एक टॉपिक खत्म होने के बाद जब 150 PYQ लगेंगे, तब वैल्यू समझ में आएगी और उस पर डेट लिखी होगी फलाने एग्जाम में। मिलते हैं, जय हिंद, नमस्कार। अच्छा लगे लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।